दोस्तों, आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के मशहूर राइटर औरया मकबूल जान साहब। आप इन्हें नियो न्यूज़ के प्रोग्राम हरफ़े राज में देखते हैं। औरया साहब पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। ये पोएट भी हैं और इसके साथ-साथ कॉलम निगार भी हैं। औरया साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी नवाजिश, आपने मौका दिया जी। कि आप कहीं न कहीं पर नाराज़ हैं इस पूरी औरत मार्च से। थोड़ा-सा बताएँ सर, आपकी इस नाराज़गी की क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बुनियादी तौर पर इंसानी तारीख के सबसे बड़े अदारे की इज्जत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख तबाह उस वक्त हुई है कि जब ने इंसानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा अदारा खानदान हमने तबाह किया। ये इंसान की इतनी बड़ी इजाद है, छोड़ दें मजहब को, इस वक्त निकाल दें। सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग खानदान से बड़ा अदारा इंसान ने आज तक पैदा ही नहीं कर हुँ, हुँ। इस तारे के अंदर 4 या 5 या 2 या 3 ऐसे सेंसिटिव चीजें हैं जिनको हम बच्चा कहते हैं। उस बच्चे ने आगे बढ़ना है और जानवर के बच्चे और इंसान के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। जानवर के बच्चे को अगर उसकी मां मर जाए, बाप मर जाए तो पल जाता है किसी न किसी, लेकिन इंसान का बच्चा जो है, इसको आपको जरूरत पड़ती है 10 साल। एक औरत को जो है, मेरा मजहब ये कहता है, शी इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फैमिली। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फैमिली है, उसका सिर्फ 2 काम है। एक तो गधे वाला काम करे और खाना वाना और मुहैया करे, और दूसरा बाहर के एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखे। जबकि ट्रेनिंग सारा कुछ, अब एक औरत को यहां पर इस खानदान को पालने के लिए आपको उसको क्या पढ़ना चाहिए? उसको जनाब मैरिज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स का पता होना चाहिए, पूरी एमए की डिग्री होती है। उसको प्रीनेटल, पोस्टनेटल, एंटीनेटल केयर का पता होना चाहिए, पूरी मास्टर्स डिग्री। उसको कॉग्निटिव नीड्स, सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, आईक्यू नीड्स, इसका पता होना चाहिए, एडोलेसेंस प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, उसको ओल्ड एज केयर का पता नहीं, एजिंग पे पूरी साइंस है। इतना कुछ करने के बाद वो 2 बच्चे जो हैं इस कायनात को तोहफे में देते। हमने पता है क्या किया है? हमने उसको कान से पकड़ के निकाला है। उसने कहा इन बच्चों को फेंको जहन्नुम में और आओ तुम पायलट बन जाओ, आओ तुम एजुकेशनिस्ट बन, आओ तुम डॉक्टर बन जाओ। उसका बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, उसको टीका लगाने नहीं आता, पीर के पास जाती है, ब्राह्मण के पास जाती है, जाकर उससे तावीज लेती है, मट्टी चिटाती है, कहती है मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, इसलिए उसको तो ट्रेनिंग ही नहीं दी गई ऑटिज्म ठीक करने के लिए बच्चे के लिए। तो मैं बुनियादी तौर पर इस पूरे के पूरे इस सिस्टम को, औरत को वहां घर से निकालने को एक कॉर्पोरेट कल्चर का एक बहुत बड़ा फसाद समझता हूं जो कि पैदा किया गया है। और तो उसमें औरत, आपकी नज़र में अगर औरत एक पायलट है, एक टीचर है, साइंटिस्ट है, तो वो गलत है, उसकी जगह घर की चारदीवारी में है। नॉट चार दीवारी, हुँ, उसकी हुँ। जगह बुनियादी तौर पर उसका जो बेसिक फंक्शन है वो इतनी बड़ी। देखिए मेरी बात सुने, आप एक औरत जब पायलट बनती है तो आप उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हो, आप उसको पद्मश्री अवार्ड देते हो। आपने कभी एक ऐसी मां को दिया है कि जिसने गांधी को पैदा किया था, उसको पाल बढ़ा के जवान किया था, जिसने नेहरू को पैदा उस किया था? उस बाप को भी नहीं दिया है जिसने पैदा किया है, वो तो ही इर्रेलेवेंट सी बात गलत हो किया ना। जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब आप इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को तबाह करते हैं तो आप 15 इंस्टीट्यूशन काम करते हैं कॉर्पोरेट के। आप डे केयर सेंटर बनाते हैं, आप फोस्टर्स होम बनाते हैं, आप फास्ट फूड चेन की, रेस्टोरेंट की चेन बनती हैं, आप औरत को सेंटर स्टेज पे लाते हैं, पांव के नाखून से लेकर सर के बालों तक उसको मजार में खड़ा करते हैं। हिजाब जो है ना, इट्स नॉट एन रिलीजियस इशू, इट्स तो एन इकोनॉमिक। तो आप इशारा कर रहे हैं कि ये जो मगरबी हमारे यहाँ पर सिस्टम आ रहा है, इससे आपको परेशानी है। नहीं, मगर भी सिस्टम नहीं, औरत हम्म। की जो तस्लील है ना, औरत को जो सेंटर देखे, 20 साल उसको कहा जाता है तुम प्लम्पिश होगी तो खूबसूरत लगोगी, 20 साल कहा जाता है तुम साइजो पे होगी तो खूबसूरत लगोगी। आपका पूरे का पूरा कॉर्पोरेट कल्चर उसके गिर्द घूमता है। आप हैरान नहीं होंगे कि एक औरत जो सिर्फ हिजाब पहनती है ना, जो इसको वो $170 बिलियन की इंडस्ट्री की पेट पे लात मारती है। 10 या 15 साल उस बेचारी की उम्र होती है जवानी की, उससे पीछे भी वो तबाह बर्बाद जिंदगी, उससे बाद में भी तबाह बर्बाद जिंदगी। ये तबाही का रास्ता है। आप सोच सकते हैं कि जिस रिलेशनशिप में मोहब्बत होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, यानी आप सोचें कि पूरे का पूरा जो है मर्द के खिलाफ है, उस मर्द के खिलाफ जिसकी वजह से आप पैदा हुई हैं, इस दुनिया में आई हैं, क्या उसमें अपने बाप को शामिल नहीं करते हो? तो क्या आपको उसमें लगता है अपने, ये जो औरत
आपको लगता है कि ये जो औरत मार्च अभी पाकिस्तान में हुई, इसमें ये सारी की सारी मर्दों के खिलाफ थी? उसके मैं स्लोगन्स की बात कर रहा था। सबसे अच्छा, पहले मैंने कुछ मैं स्लोगन्स मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ नजर में आपको कुछ मैं आपको यहाँ पे मैं मैंने यहाँ पे बहुत पढ़ रहा हूँ, स्लोगन। तो मैं कुछ आपको बता दूं यहाँ पे, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। इसमें ये एक लड़की लिखती है कि नजर तेरी गंदी और पर्दा मैं करूं, जो कि मुझे लगता है कि वो सही है। ये बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही है कि मर्दों तुम अपनी नजरें नीची रखना, पहले लेकिन उनको यही हमने कहा, वो, पहले उनको है ना, यही कहा, पहले यही कहा। जी हाँ, पहले ये ठीक। कहा, ठीक है। और ठीक है, तो वो हम अपनी नजरें नहीं नीची करते हैं। खैर, मैं आपको मैं और भी दिखा दूं कि घटिया मर्द से आजादी, सरदर्द से आजादी, तो इसमें चलें, ठीक है। उन्होंने घटिया मर्द की तरफ इशारा किया जो कि अपने औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, ठीक है। तो वो मुझे कुछ उसमें गलत ये बात आपने नजर दो नहीं आती है। देखे, आपने दो चुन लिए जो नहीं, जिस मैं आपको ये भी कहता हूँ, एक ये माय बॉडी माय चॉइस, एक ये डियर पेट्रियार्की, आई एम सॉरी, इट्स ओवर, इट्स नॉट मी, इट्स यू। फिर यहाँ पे ये है कि वुमेन आर नॉट योर पंचिंग बैग्स, जो कि मुझे लगता है सही है कि औरतों को हमारे यहाँ पे, और मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें इसमें इस्लाम का या हिंदुइज्म का किसी का नहीं, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सगीर में, मैंने खुद ने अपने घरों के अंदर भी हमारे बुजुर्गों को औरतों से ढंग से बात करते हुए नहीं सुना। और ये हमारी पूरे खित्ते की प्रॉब्लम है, रिगार्डलेस ऑफ कि आपका ताल्लुक किस मजहब से है। तो हमारे यहाँ पे औरत को बराबरी का दर्जा हम नहीं देते हैं। मैं खुद शर्मसार हूं ये कहते हुए, मगर ये सच्चाई है। और जो बंदा इस प्रोग्राम को देख रहा है, अगर वो भी कहीं ना कहीं पर जानता है कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है, लेकिन हम अपनी कमजोरियों को मंजर आम पर लाने से डरते हैं। अगर कोई लड़का कुछ भी, अगर कोई भी काम कर दे गलत, तो उसको स्टड कहते हैं, कि चलो यार ये तो बड़ा स्टड है। और लड़की अगर कुछ गलत कर दे तो वो स्लट हो जाती है। ये प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे में सर। तो ये तो आप इसको इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। एक औरत की नहीं, जगह देखें, जो है। देखें, पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर पर जिन माशरों ने ये चीज, आप हमेशा देखते रहे हैं कि जिन माशरों ने इस सतह को अचीव कर लिया, हम्म, क्या वहां पर चाइल्ड अब्यूज या वुमन अब्यूज खत्म हो गया? हमसे कई गुना पूरी बढ़ तरह गया, से तो खत्म कभी नहीं हो सकता। बढ़ गया, नहीं ना, कहीं नहीं, बढ़ गया सर। इस वक्त अमेरिका के अंदर, मैं सिर्फ एक फिगर देता हूं, आपने कहा चाइल्ड मैरिज स्टेट नहीं होना चाहिए, औरत को पैदा नहीं, 1 मिलियन टीन एज औरतें, टीन एज बच्चियां, 1 मिलियन एवरी ईयर जो है वो पैदा करते हैं बच्चे, इलिजिटमेट एज लॉन्ग चाइल्ड। एज उसकी मर्जी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके नहीं, साथ ये जबरदस्ती गलत, होकर भी नहीं, बच्चे ये पैदा कोई किए बात जा नहीं। रहे हैं तो ये नहीं, 12 साल की बच्ची को आप कहेंगे तुम्हारी मर्जी है, तुम कुएं में कूद जाओ। नहीं, आप 12 साल किस की नहीं। बिल्कुल, मैं आप किस आई लिए एग्री विद यू। आपने लॉ मैं क्यों बनाते हो? एज लॉन्ग एज मेरी मर्जी है कि मैं गाड़ी जो है वो इशारा तोड़ दूं। ये तो आपका आपका ये कहना है सर। यानी 12 साल की बच्ची, 12 साल से लेके आपने कानून बनाया कि तुम 19 साल तक तुम शादी नहीं कर सकते हो। उसने कहा तुम्हारी जहन्नम में गई तुम्हारा कानून। 1 मिलियन, एक तो ये, दूसरा बात यह है कि तकरीबन 5 मिलियन के करीब जो है वो औरतें जो है पिटती हैं। 3,000 के करीब एवरेज जो है गर्ल्स आर मर्डर्ड बाय देयर एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड्स। उनको कहते हैं ये क्राइम ऑफ पैशन है, ये तो कारोकारी नहीं है। ये मेरे में, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं जिस मुल्क में रहता हूं उसमें आज भी इज्जत है। माए, हम अपने हाथों से अपनी माए को, माओ को दफन करते हैं, आप अपने हाथों से अपनी माओ को चिता में आग लगाते हैं। हालत यह है कि वहां मेजोरिटी जो है ओल्ड एज होम में पड़ी होती हुई, और ये आज की चलें, बात नहीं, 1980s की बात पड़ी हुई है। आप मुझे चलें बताइए कि इसी पर। जी, 12 साल की जिंदगी है औरत की, उसकी, उसने आपने, 80 साल का बुरा नहीं होना, उससे चलें, 70 साल का बुरा नहीं होना। आपने उसको उठा के खानदान के निजाम से उठा के परे फेंक दिया, कहा हम उसको एक इंस्टीट्यूशनल केयर में दे देते हैं। या ये तो इस ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं सर। चलें, आपने अभी कहा कि हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होता, तो आप, नहीं, मैंने कहीं मैं, कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपने आपने कहा मैंने कि कहा हमारे कि जिस मुआशरे में औरत की इज्जत है, हम अपनी माओ बहनों को जो है कब्र में दफनाते हैं, और आप जो है उनको चिता में केयर जलाते हैं, करते हैं। केयर 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 करते हैं। चलें, और हमारे यहाँ पे इज्जत है औरत की। आपका ये कहना है, चलें ठीक है, कुछ हद तक मैं आपसे मुत्तफिक भी हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि आपको, मैं कुछ, अगर ऐसा है, आप जैसे कह रहे हैं, माफ करें, मैं इसमें आपसे अग्री नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मुआशरा है वो भी ठीक बदतरीन है, किस्म का मुआशरा है। यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम एक आइडियल अगर होते, तो साहिर लुधियानवी ने ऐसा ये वो ना लिखते कि सना खुआन जिस करके नशे इसके कहाँ बच्चे है, कहाँ है। अगर वो नशे उस कहाँ वक्त है। उन्होंने मारा तो हमारे मुंह पर नहीं, तमाचा मारा था। तो मैं, उन्होंने पता है किसको मारा था? वो उन्होंने एक
तवाइफों के बाजार पे लिखा था, ये कूचे तो ये नीला। वो बाजार, हाँ ये तो वो बाजार है तो हमारा ही ना सर। चले एक काम करते हैं। दैट इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द अच्छा सर, ओल्डेस्ट। दुनिया मैंने सर नहीं जब पैदा किया, दुनिया में ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड है। उन्होंने कहा था ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज के, सना बिल्कुल। मछली कहाँ है। चले एक काम करते हैं, एक काम करते जी हैं, एक काम जी करते हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि हम सभी जो हैं साहिर साहब की इस नज्म को सुने, और उसके बाद में फिर आप ये बताएं कि जिस वेस्ट को हम गालियां देते रहते हैं, जिस वेस्ट को कोसते रहते हैं कि देखो यार उनके यहाँ पे औरत का बुरा हाल है, और अपने आप को एज एन आइडियल हम प्रेजेंट करते हैं, हमारी असलियत क्या है? साहिर मैं साहब ने बड़ा जबरदस्त तमाचा मारा है हमारे मुंह पे। एक ऐड कर दूं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना औरतों की, वो यूरोप में होती है। 70 लाख औरतें। एम्स्टरडेम का जो बाजार है, इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रोथल। तो सदाकार तख्ती से मगरब को भी सुना दें ये बात। नहीं नहीं, वो तो उनको, उनके ऊपर तो वो तो उनको तो हमने पहली लानत भेज दी है सर। उनको तो पहली नहीं लानत नहीं भेज दी है कि वो तो नहीं आइडियल, नहीं, एक ये आइडियल सब कुछ मुआशरा है वहीं ही से नहीं। आया है, ये सब कुछ वहीं ऐसा नहीं नहीं, से वो आया है ये। सर जब ठीक। आप ये कहते हैं ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, तो सब कुछ वहां से कैसे आ सकता है? हमारे यहाँ पे भी तो हुआ होगा। हमारे खैर यहाँ भी है, सुनते हमने हैं कब कहा इसको कि थोड़ा नहीं है। सा। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहाँ है कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सना ख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है। ये पुरपेच गलियां ये बेख्वाब बाजार, ये गुमनाम राही ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे से सौदों पे तकरार, ये इस्मत के सौदे से सौदों पे तकरार, सना ख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, तनफ्फुस की उलझन पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, सना ख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये फूलों के गजरे ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये मदकूक चेहरे, ये ढल के बदन और ये मदकूक चेहरे, सना ख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवां भी, तनोमंद बेटे भी अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है ये बीवी भी है और बहन भी है माँ भी, सना ख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पयंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पयंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना ख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बुलाओ खुदायान दी को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सना ख्वान तकदीर से मशरिक को लाओ, सना ख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है।
ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। औरया साहब, अभी हमने साहिर लुधियानवी की नज़्म को सुना जिसमें वो हमारे मुआशरे की बुराइयों को बताते हैं। आज हम देख रहे हैं कि औरतें पाकिस्तान में बाहर निकलकर अपने हुकूक मांग रही हैं, और ये पाकिस्तान की कहानी ही नहीं, ये हमारे इस पूरे बरे सगीर की कहानी है। वक्त आ गया है कि हम औरतों को बराबरी का दर्जा दें। ये जो जुल्म सितम औरतों के ऊपर हो रहा है, ये बंद हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलें, माना हिंदुस्तान जो है वो नापाक है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों से सुना है कि पाकिस्तान बना, वो पाक सरजमी है, वो सिर्फ अव्वल लोगों के लिए थी, जो और वो पाक लोगों के लिए थी वो जमीन। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में तो इस किस्म की बातों को तो चलें आप नजरअंदाज करें, हमारा मुआशरा ही ऐसा है, आप उसको जो मर्जी आप उसे कह दें, कोस दें, वो काफिर हैं वहां पर, और वहां इस किस्म के लोग नहीं है, इतनी पाकीज़गी शायद हम लोगों में ना हो। तो लेकिन पाक सरजमीन में आज भी इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं। आपके यहाँ पे जो मुजरे मैं देखता हूँ, मैंने खुद ने लाहौर में आके एक थिएटर में मैंने कहा यार बड़े ड्रामे बड़े मशहूर हैं, तो मुझे कोई एक ड्रामा दिखा कर लाओ। तो मैंने लाहौर में अल हमरा थिएटर के अंदर, जो कि मुझे बताया गया कि सबसे अच्छा थिएटर है इन कंपैरिजन बाकियों के, हमने एक ड्रामा देखा। उस ड्रामे में ठीक है कॉमेडी एक हद तक थी, लेकिन उसके बाद में जो मुजरा हुआ वो मुझे काफी हद तक उसमें जो है वल्गैरिटी नजर आई। तो पाक सरजमी पर जिसकी उम्मीद में न जाने कितने लाखों लोग हिजरत करके हिंदुस्तान से वहां गए, उस पाक सरजमी पर इस किस्म की बातों के लिए क्या कोई जगह हो सकती है? बिल्कुल कोई जगह नहीं हो सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें कतअन ये मुल्क अलहदा करने की जरूरत नहीं थी, अगर हम यहाँ पर उस कानून को नाफज न करते जिसकी हमने ख्वाब देखे थे और दिखाए थे। मैं और आप दोनों उस वेस्टर्न लेगेसी का हिस्सा हैं कि जिसने हमें 4-5 चीजें सिखाई थी, और वो सिखाई थी एक कल्चर जिसके अंदर इसी तरह के सारे मामलात थे, एक वेस्टर्न लॉ, मेरा और आपका एंग्लो सैक्सन लॉ आज तक चल रहा है, ना मेरे लॉ में फर्क है ना आपके सिर्फ फर्क है, एक वेस्टर्न किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके यहां भी है मेरे यहां भी, एक ऐसा माहौल जिसमें थिएटर है। थिएटर जो है ये शकुंतला के बाद बरेसगीर पाकिस्तान में खत्म हो गया था, ये तो रिवाइवल बाद में आया उसका। एक फिल्म जो कि उसके अंदर आई, ये सारी की सारी चीजें वहीं से आई हैं, और हम उस तरफ अगर वक्त तब्दीली नहीं आ सकी तो हम दोनों में फर्क, बुनियादी तौर पे फर्क को नहीं, हम उस लेगेसी में हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, आपने वो साहिर लुधियानवी की खालिसतन जो है बाजार के हिसाब से कर दी है उसकी तरह की। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट का मैनुअल उठा लीजिए ना, उसके आखिरी 4 सफे नाइट लाइफ के होते हैं, और नाइट लाइफ की सूरत हाल जो है मसाज पार्लर से शुरू होती है, और उसके बारे में जो यूरोपियन यूनियन की उस पार्लियामेंट की रुकन ने कहा था कि इट्स अ मॉडर्न डे स्लेवरी। ईस्टर्न यूरोप से स्मगल होती हैं बेचारियां, जापान से निकलती हैं, थाईलैंड से निकलती हैं, जिस जिस जगह गए, ये मशरक में सिर्फ इंडो पाक तो नहीं आता ना, जापान से कौन सा है, ठीक है। जिस अफ्रीका गया उसने उस मुल्क को बुर्थलाइज किया है। 600,000 सेक्स वर्कर्स हैं सिर्फ बैंकॉक सिटी के अंदर, रजिस्टर्ड सेक्स। ये क्यों है? क्या अंग्रेज के आने से पहले हमारे मुआशरे में इस किस्म की बुराइयां नहीं थी? नहीं, मैं आपको बहुत, देखिए मेरी बात सुने, दुनिया पूरी में ये तो बुराई जो है यूनान की ग्रीक सिविलाइजेशन में भी मिलती है प्रोस्टिट्यूशन, ये तो रोमन्स में भी मिलती है, और तहजीब तबाही उस वक्त, तुम्हें एक किताब है उसकी विल ड्रैंक की, हेरोज ऑफ द हिस्ट्री, वो कहता है ये है कि जब रोमन्स की जो तबाही की बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने उस किस्म की प्रोमिस्क्यूटी को अलाउ किया कि जो माशरा तस्लीम नहीं करता था। आपको पता है कि रोमन गेम्स जो थी उसके अंदर ग्लैडिएटर्स जो थे वो 2-2.5 हजार औरतें छोड़ी जाती थी और उनको ग्लैडिएटर्स रेप करते थे, और उस वक्त तक रेप करते रहते थे जब तो औरतें मर नहीं जाती थी और पूरा दुनिया तालीम में जाती रहती थी। फ्लोरा के जो रेसेस है सारा कुछ, ये तो इंसान ने एक्सप्लॉइट किया है, अच्छी बात है, बहुत बुरी तरह, और सिर्फ औरत को नहीं किया, गुलाम को भी किया।
वो ग्लैडिएटर बाद में होता क्या था, पहले औरत को रेप करता, फिर उसका भूखे शेर के सामने डाल दिया जाता था, और भूखा शेर जो है उसको खा जाता था। ठीक, जी ये जो जी, वापस असल लौट कर मसला आते हैं, ये हमारे हमारे बड़े-सगीर में आते हैं लौट के। तो ये आप बताएँ कि हम वेस्ट को गालियाँ देते हैं, वेस्ट को हम कहते हैं कि बड़ा बुरा मुआशरा है, उनकी बुराइयाँ हमारे अंदर आ रही हैं, हम उनको कोसते हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको आपको दिखाऊँ आप ही के पुराने बयान, जिसमें अभी हाल ही में जो आपने दिए हैं औरत मार्च के हवाले से, इसमें एक चीज़ सामने उभर कर आती है कि ये मर्दों के खिलाफ बगावत है, जबकि मर्द के बगैर औरत का कोई वजूद नहीं है। तो वजूद तो औरत के बगैर मर्द का भी नहीं है। हम ये क्यों हम आज औरत मार्च पर लेकर तो हम बहुत सारे बयान दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमने औरत का क्या हाल बना रखा है हमारी सोसाइटी में। अच्छा होता अगर हम पहले से उस पर बात करते, तो शायद आज औरतों को ये मार्च निकालने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरा ख्याल है कि जितना मैंने औरत के हवाले से गुफ्तगू की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मामले के उनकी उनकी तालीमात का शायद ही किसी ने की हो। लेकिन मसला जरा ये ना कि एक आदमी का एक इमेज मेरा इमेज एक पोर्ट्रेट किया जाता है। मैंने कहा ना, मैं मुझे आज आप किससे पूछ ले कि मेरी शायरी की, तो किसी को नहीं पता होगा। ठीक, मेरी कोई चीज गायब नहीं, गुलाई मुझे आपको प्ले राइटर का अवार्ड मिला है, मुझे पता है। जी मिला हुआ है, माने अब भूल गए ना लोग। अब तो एक ऐसा है ना कि फंडो है जो कि तलवार लेके खड़ा हुआ है और महमूद गजनवी की तरह घोड़े पे सवार है, उसके अलावा मेरा कोई इमेज नहीं है। ठीक, यही बना दिया गया, अच्छी बात है जो आपकी जी चाहे, लेकिन आप अंदाजा नहीं कर सकते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, उस तालीमात के अंदर सबसे ज्यादा जिस शख्सियत के बारे में डेलिकेसी का मुतालबा किया गया है वो औरत है। पूरी जिंदगी के अंदर 3 लोगों के सामने आपने वो चादर जिसको हम काली कमली कहते हैं, जिसकी कस्में उठाते हैं, वो बिछाई है। वो तीनों औरतें हैं, या अपनी बेटी फातिमा, सैयदा हलीमा आपकी दाई, और हातिम ताई की बेटी सफाना। किसी और के लिए तो वो चादर नहीं बिछी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कुरान की तालीमात ये कहती हैं कि जो औरत कत्ल कर दी जाएगी बेगुनाह, अल्लाह क़यामत के दिन उस मर्द को देखना पसंद नहीं करेगा, उस औरत से कहेगा बेअय्यि ज़ुम्बिन क़तलत, तुम्हें किस गुनाह में मारा गया, तुम बताओ मुझे। उस औरत से, बच्ची से पूछा जाएगा। यानी मसला सारा ये है कि इस हद तक बयान है उसके अंदर। और असल बात बताऊं आपको, मेरा एक ईमान, औरत के लिए आइडियल एटमॉस्फेयर कौन सा है सर, ये बताएं। तालिबान के औरत के अंदर लिए औरत आइडियल, ज्यादा महफूज है। औरत आइडियल एटमॉस्फेयर ये है कि जो उसकी नेचुरल फंक्शंस उसको अता किए गए, उसके अंदर उसको मुकम्मल इख्तियार दिया जाए एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फैमिली, और उसके लिए बकायदा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलो। सर जब हम ये कहते हैं कि हम इख्तियार मेडिकल देंगे, कॉलेज तो हमने जब हम ये कहते हैं हम इख्तियार देंगे, तो हमने हम अपने नहीं आप को देंगे, तो बड़ा पहले ही बना लिया है। मुआशरा इख्तियार देगा उसको, लेकिन मुआशरा। हम मुआशरे में अक्सर ये होता है कि हम ये मैंने बड़े बड़े एनालिस्ट को देखा है बात करते हैं, वो कहते हैं भाई औरतों को ये दो, औरतों को वो दो। तो मैं अक्सर बैठ के सोचता हूँ कि यार तुम देने वाले तुम हो कौन कि तुम दो? हम हैं क्या हमारे कि हम देंगे किसी को? वो आप उनका मुझे हक ये है। बताइए, आप मुझे ये बताइए 1920 में किसने इख्तियार दिया औरतों को वोट देने का? चलें, हम ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, मान लीजिए कि 1973 में देखिए, जहां जहां आप जर पर होता है वही इख्तियार देता होता है ना। बस शाराना बातें नहीं की जाती। 1973 में औरतों को स्विट्जरलैंड का वोट देने का आकाश में, 1973 में किसने दिया? जो यूजर पर न्यूजीलैंड वो पहला मुल्क था जिसने जहां पे विमेन्स को वोट का राइट मिला। खैर ये बताएं, 1973 सर। पाक सरजमी में नहीं, उससे पहले स्विट्जरलैंड से पहले न्यूजीलैंड दे चुका है सर। तो जी न्यूजीलैंड दे चुका होगा, लेकिन 1920 में इंग्लैंड में मिल गया था, 26 में फ्रांस में मिल गया था। 19 वो बहुत पुरानी बातें हैं। नहीं, उस सबसे पहले औरतों को वोट का राइट जितना मुझे पता है न्यूजीलैंड ने दिया। खैर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो ये पाक सरजमी जिसका नाम पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में, चले हिंदुस्तान की तो मैंने बात की, वो तो ना आप उसको नापाक समझते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी समझते हैं उसको। खैर मैं ये इफेक्ट है सर, मैं उस मुआशरे से मैं रहा हूँ। लेकिन आप मुझे 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 ये बताएं, पाक सरजमी में जब इस किस्म की गंदी चीजें पेश आती हों, तो सर पाकिस्तान कहना खुद को कहां तक जायज है? पहली बात तो ये है कि किसी चीज के पेश आने से और ना आने से ना पाक होती है जमीन, ना कोई नापाक होती है। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 4 लोग लाए जाएं और उनको बकायदा ज़िना की, जबर की सजा दी जाए, और उसके बावजूद मदीना पाक रहता है, तो हर जगह जुर्म हर जगह होता है। जुर्म की बुनियाद के ऊपर किसी माशरे को गाली नहीं दी जा सकती, वरना
ये काम उस वक्त भी, जब आप सल्लल्लाहु मौजूद थे, उस वक्त भी होता था। उस वक्त भी माशरे के अंदर लोगों को सजाएं दी जाती थी और सब कुछ होता था। सर तो एक सजाएं दी जाती थी, आजकल तो ना सजाएं दी जाती हैं, बल्कि इस चीज को और हुकूमत की तरफ से बढ़ावा मिलता है। क्या सरजमी पाक में लोगों को ये पता नहीं है, जो लोग इख्तिदार में है, कि हाँ यार ये चीज गलत है और इसकी कतई हमारे मुआशरे के अंदर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, इसको बंद करो। मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान का जो लॉ है, ये लॉ 1868 के अंदर ड्राफ्ट हुआ था और आपका भी 1868 के अंदर ड्राफ्ट हुआ था और आज तक चल रहा है। हम दोनों ब्रिटिश लेगेसी पे चल रहे हैं। वो कानून जो हमारे लिए बना गए थे, 2 नंबर कानून, जो उनके अपने लिए नहीं था, वही चल रहा है। उसी के हिसाब पाकिस्तान से का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। मैं तो नहीं सर मानता ना, एक ला इलाहा मतलब है, लेकिन पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह नाफिज नहीं हो सका। यही हमारी खराबी है, यही हमारी कमजोरी है। यही इसी के लिए तो हम जैसे लोग चीखते हैं कि भाई हम उस आइडियल सोसाइटी को लेके आओ, उस आइडियल सोसाइटी को जहां लेके आओ, तब तुम सुकून और अमन के अंदर होगे, वरना तुम नहीं होगे। अच्छा एक बात बताएं सर, ये जिस एंग्लो सैक्सन लॉ की आपने अभी बात की कि ये तो बाहर का है, हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह हम लेकर आए, तो सर ये पासपोर्ट का सिस्टम भी मगरब का है, ये वीजे भी मगरब के हैं, ये मैं और आप जो बात कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी मगरब की है, ये बिजली, अस्पताल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, गाड़ियां, जो मर्जी चीज, मोबाइल फोन उठा के देखें, हर चीज तो मगरब की है। अगर ये अगर मगरिब को हम छोड़ दें, तो सारी चीजों को छोड़ दें, तो हमारे पास बचेगा क्या? घोड़े, पहली खच्चर। बात हाँ पहली जी। बात तो ये है कि दुनिया में ये जो प्रोडक्ट होती है ना, जिनका हाँ जिनका दीन और ईमान नहीं होता, इनको नहीं गिना जाता। जो मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उस वक्त रोमन घोड़े और तुर्की और ईरानी घोड़े आया करते थे, और इन्हीं घोड़ों पे बैठ के उन्होंने ईरानियों से जंग की थी। यहूदी आप जो है, मगर चलें, सुन वो ले, बात तो दुरुस्त है सर। क्या ऐसा मुमकिन है कि आज की मुझे दुनिया में, कि जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है, कि हम अपने आप को इस कदर काट लें, या चलें ठीक है इस्लामिक मुआशरा अगर बन जाता है, तो चलें ला इलाहा इल्लल्लाह पर की राह पर चल के पाकिस्तान में उस तरह का निजाम आ जाए, तो क्या आप अपना नाता आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इन चीजों से कैसे तोड़ेंगे? ये तो दुनिया सर उन्हीं की बनाई है। आज अंग्रेज की बनाई 70 दुनिया में हम जिंदा हैं। माफ करें, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूं। अंग्रेज की बनाई हुई ये है दुनिया जिसमें हम आज जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। इसमें तो कतई हमें कोई है इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। जब दुनिया उनकी बनाई हुई है, ये टीवी उनका बनाया हुआ है, इस टीवी पे क्या कंटेंट आएगा वो भी अंग्रेज तय करेगा, और वो उसको तय जैसे चाहे तोड़ मरोड़ लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन वो जो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो आप तक जो प्रोडक्ट्स को पहुंचाना चाहता है वो तो पहुंचेंगे, चाहे वो तो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शक्ल में पहुंचे या किसी एक्ट्रेस की शक्ल में पहुंचे। वो कोई कोक पी रहा है कोई खिलाड़ी, तो वो बच्चे ने कोक पीना ही पीना है, हम उसको लस्सी की तरफ उसको उसको लेकर भी जाएं तो कैसे लेकर जाएं? तो सर ये चीजों को जब 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 मुआशरा उस तरफ जा रहा है, दुनिया एक, मेरा मानना है, और ये बात हसन निसार साहब ने भी कही, बड़ी खूबसूरत बात है, तो उन्होंने कहा वो लोग जो कहते थे कि भाई लाउड स्पीकर पे अजान देना हराम है, टीवी पे बैठना हराम है, वो आज खुद अपने गंदे थोबड़े लेके टीवी पे आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि दुनिया में एक ही कल्चर रहेगा, चाहे तो मानो या ना मानो, और वो कल्चर होगा जो ग्लोबल कल्चर है। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ लें उतना बेहतर है। जो नहीं समझेंगे वो एक दिन खुद ब खुद जो है अपने आप इस दरिया में बह जाएंगे, उनको 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 पता ही नहीं चलेगा। अब आप बताएं सर। देखें, पहली बात तो यह है कि 1917 से लेके 1992 तक आधी दुनिया जो है इस आईएमएफ में नहीं थी, इस वर्ल्ड बैंक में नहीं थी, इस करेंसी सिस्टम में नहीं थी, इस बैंकिंग सिस्टम में नहीं थी। जिंदा रहती थी, इज्जत से जिंदा रहती थी। उन्होंने बाजार से जाके सोना खरीदते थे और इंटरनेशनल पेमेंट्स करते थे। मर गए, तबाह हो गए? नहीं हुए ना। इसका मतलब यह है कि अगर आप रहना चाहें तो रह सकते हैं। और वो बहुत बहुत उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसको जितना मारा गया, पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर कत्ल किया, बहुत बुरा। पूरी कम्युनिस्ट वर्ल्ड तमाचा थी इस पूरे के पूरे वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम के मुंह के। नेवर एवर किसी। अब आते हैं दूसरी बात आपकी। मुझे ऑक्सफोर्ड में एक बंदे ने सवाल किया कि जिसकी टेक्नोलॉजी आती है, उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसका कल्चर भी साथ आता है। बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल आता है। ये बताइए, पाकिस्तान के बारे में जापानीज का दावा है कि उसकी कोई झोंपड़ी ऐसी नहीं है, कोई एक झोंपड़ी भी ऐसी नहीं है कि जहां हमारी एक प्रोडक्ट मौजूद हो, खा वो ऑडियो कैसेट हो। पाकिस्तान में कितने जापानीज रेस्टोरेंट खुल गए?
पाकिस्तान में कितने लोगों ने जापानियों की तरह तैयार बैठ के चाय पीना शुरू कर दी? पाकिस्तान में कितने लोगों ने जमीन पे जापानियों की तरह सोना शुरू कर दिया? ग्लोबल कल्चर, ये चले जापानियों की बात नहीं। प्लीज 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 मेरे सुन ले। दो चीजें हैं जो लेके आती हैं, एक आता है आपका मीडिया और एक आता है आपका एजुकेशन सिस्टम। ये जो बच्चा है ना, इसके दिमाग के वॉल के ऊपर पहले 12 साल में आप एक माहौल पेंट करते हैं। वो माहौल जो है उसको बताता है कि असल दुनिया में ग्लोबल विलेज क्या चीज है। उस माहौल में वो पढ़ता है सिंड्रेला, जो वहां से झूठ बोल के घर से निकलती है, और वो जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पढ़ता, जो सच बोलता है और 30 दिनार डाकों को दे देता है और कहता है इसलिए नहीं कि मेरी मां ने कहा था कि झूठ मत बोलना। वो बंदा माय समर वाइन इज मेड ऑफ ऑल दी, साफ में पढ़ता है मेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। वो कहता है चर्च बेल टॉल्स पढ़ता है, वो चक्की की अजान नहीं पढ़ता। उसको पूरे का पूरा गुज़श्ता 100 साल से एक कल्चर पढ़ाया गया है उसके अंदर। इसीलिए जब मैं उसको गाड़ी बेच के, घर बेच के, जमीन बेच के ऑक्सफोर्ड बेचता हूं ना, तो जैसे ही वो हीथ्रो पे उतरता है कहता है आई एम बैक इन माई ड्रीम वर्ल्ड। 50 साल पहले आप अपनी शॉपिंग लिस्ट उठा लें, आपकी शॉपिंग लिस्ट में कम से कम 25% की 50% चीजें शामिल ही नहीं थी। आप नहीं पीते थे उसके अंदर, आप टिश्यू पेपर नहीं इस्तेमाल करते थे। आपके ऊपर ये सारा कुछ जो को इंपोज किया गया है, ये मीडिया ने किया है, और ये मीडिया भोंपो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। इसके ग्लोबल विलेज नहीं है। जिस दिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड कुछ और चाहेगा, वो और तरह की चीज आप पे इंपोज कर देगा। वो आपको, मैंने आपको वही बताया ना, उस बेचारी औरत को 1920 में फ्लोरिडा के साइलो में जो पहला वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था, वहां से उसको पेंजेंट को निकाल कर यहां तक जो वो लाए हैं, तो उस बेचारी का उन्होंने हशर किया है। आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या कुछ बीती है उसके अंदर। $120 बिलियन की तो पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री है आपकी। आप क्या बात करते हैं? आपने उसका जिंदगी, आपने कभी उनकी कहानियां सुने यार? जो कि उसके एम्स्टरडैम के जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर शीशे के पीछे खड़ी होती है, वो क्या क्या कुछ नहीं बताती। उनको उनके कमरों के अंदर उनको रखा होता है, बाहर कुत्ते बड़े बड़े जो है ब्लड हॉन्ड कुत्ते जो है उनको रखवाली कर रहे होते हैं, मार मार के उनको पूरे का पूरा तबाह बर्बाद करके उनको भेजा जाता है $200 पर आवर के ऊपर। ये है वो कॉर्पोरेट कल्चर का बदतरीन करीब चेहरा। ये एक वर्ड अगर है होती है हसन निसार को मुबारक को, वो बहुत अच्छी कहता है। लेकिन जापान ने 113 ईयर्स है जापान के, वो कहते हैं 130 ईयर्स ऑफ सॉल्टिट्यूड उन्होंने कहा था। और कहते हैं जापान तरक्की इसलिए किया है, उन्होंने कहा था ना कोई यहां से बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से यहां आएगा। 113 साल के अंदर आज सिर्फ 10 साल हुए जापानियों ने अब अंग्रेजी पढ़ना सीखी है। क्या वहां तरक्की नहीं हुई? क्या वहां डेवलपमेंट नहीं हुई? उन्होंने अब जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से अभी तक नहीं वो उसको कबूल कर सके। ये है किसी माशरे की तरक्की का मामला। तरक्की बिल्कुल और चीज है, और इंसानी जिंदगी में चलने फिरने के असूल बिल्कुल और चीज हैं। अगर आप ये समझते हैं कि टेलीविजन का जो बंद डब्बा है, इसके अंदर आपने एक पोर्नोग्राफी फिल्म दिखानी है या आपने उसके अंदर कोई और चीज दिखानी है, आपकी ऑप्शन है। आप जो मर्जी दिखा दें, आप इनफिडेलिटी का ड्रामा दिखा दें या आप मोहब्बत का ड्रामा दिखा दें, इसके पीछे जो ये खोपड़ी बैठी होती है ना, ये इंसान को गुमराह करती है। टेक्नोलॉजी ये बल्ब नहीं बताता कि तुमने गे मैरिज करनी है, ये आपका टेलीविजन चैनल नहीं बताता जिसके अंदर ये जो डब्बा है या ये जो इंटरनेट है कि आपने जनाब अपना लिविंग टुगेदर रहना है। ये मैं और आप बताते हैं, और मैं और आप जितने गलीज, जितने गंदे, जितने मकरू होंगे, हम उस माशरे को उतना ही गंदा कर देंगे। ये टीवी रहे या ना रहे, ये टेक्नोलॉजी रहे या ना रहे, ये वजूद में रखे न के आप माशरा अच्छा बनाएंगे और माशरा बुरा बनाएंगे। सर, अपनी आंख को बंद करके अगर हम ये समझें कि बुराई जो है वो हमसे दूर हो गई है, तो वो तो मुमकिन नहीं है। आज के दौर में मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ये जो मोबाइल फोन है, वो इसके जरिए भी अगर किसी ने देखनी है पोर्नोग्राफी, तो वो उससे भी देख लेगा। जो चीज जहां पर अवेलेबल है, वो तो अगर वो ना भी मिले तो हमारे यहाँ पर तो हम तो मेरा सारी आर्गुमेंट मेरी ये है कि हम बैठकर वेस्ट को गालियां दें, उनको कहें कि ये उन्होंने ऐसा कर दिया है, तो उनके हमारे मुआशरे में तो हमने जो लोग कब्रों में हैं, हमने अपनी माओ बहनों को कब्रों से निकालकर उनके साथ जिना किया। हमने जानवरों को नहीं छोड़ा, हमने बूढ़ों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा। हमने नहीं। ये जो इलनेस है उठाएं जरा सा, ये जो इलनेस है ना, ये पूरी दुनिया में साइकोलॉजिकल इलनेस समझी जाती है। मेरा स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हूं। इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर 3 to 4% जो है नफ्सियाती मरीज यही काम करते हैं। मुझे गाली को देते हो यार, अकेले को,
उठाए जरा, जो पेडो फैक्टर्स जो सारे के सारे उठाए जरा, क्या है, मैं आपको भी उसकी इलनेस का नाम बता। बिल्कुल उस सोसाइटी में भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस किस्म सोसाइटी के में है, बदतरीन, बीमार हर सोसाइटी में होते हैं यार। उस बीमारी की आप पाकिस्तान में मरीज हो गए, आप कहते हैं पाकिस्तान बुरा है या इंडिया बुरा है। इसीलिए मुझे ऐसे लोग बुरे लगते हैं कि आप ये करते हो इसलिए तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारो, तुम्हारे मुंह पे थूक दो। ये वहां होते हो, उसको क्यों नहीं थूकते हो? मैंने इस मुआशरे में किसी को, आपने कहा ये मोबाइल में देख लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने हर मुआशरे में एक जगह बताई भी हुई है कि ये आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते तो अमेरिका में आपको उठा के कर देंगे। क्यों करते हो? पूरी उसको भी खोलो फिर। इसका मतलब नहीं, अखलाकियात की रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। मैं कहता हूं अखलाकियात का मयार आपने बनाया, मेरा भी एक मयार है अखलाक का। आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी खोलो, आप उसके रेप की वीडियोस को भी खोलो। क्यों नहीं खोलते हो फिर? आप जब कोई अखलाक का एक मयार बनाते हैं मिलके, तो फिर मेरा भी हक है कि मैं अपना अखलाक का मयार बनाऊं। और उसके लिए ये जो चीज है, इसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। तो चलें ठीक है, आपकी ये आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं कि हम अपने अखलाक का मयार हम खुद बनाएंगे। तो क्या ये हमारे अखलाक का मयार है कि हमारे यहाँ पर औरतों की जिस्म फरोशी में हम उनको धकेलते हैं हमारे मुआशरे में? क्या हमारे अंदर आप समझते हैं कि उस किस्म की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है या पहले से थी? सबसे ज्यादा सजा जो इस्लाम देता है इसके ऊपर, बावजूद उसके कि ये कोई आर्गुमेंट, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में सजा नहीं है। चलें हम एक काम करते हैं कि सऊदी अरेबिया में चले जाएं। सऊदी अरेबिया में चले जाएं। आज मुसलमानों का रूहानी मरकज वही है जहां पे शरीयत भी नाफिज है, एक आइडियल मुस्लिम स्टेट की तरह लोग उसको देखते हैं। लेकिन इस किस्म के वाकयात तो वहां भी पेश आते हैं। मैंने कहा इस किस्म के वाकयात तो रसूलुल्लाह के जमाने में होते थे। जो मायस को आपने संसार किया है तो उस जमाने में भी होते थे। तो हमें कुल मिलाकर हमें ये चाहिए कि औरतें अगर अपने हुकूक मांगने के लिए सड़कों पर निकल रही हैं, तो थोड़ा सा हम ठहर कर एक बार जरा ये देखें कि ये ऐसा कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं। अगर है तो हम खुद अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें और पहले अपने आप को दुरुस्त करें और उसके बाद में उन पर तंकीद करें। देखिए, दो तरीके होते हैं किसी सोसाइटी के अंदर हक मांगने के। कोई एक पोस्टर भी ऐसा नहीं था जो हक मांगने के बारे में। एक पोस्टर आप मुझे बताएं, उनको जायदाद में हक नहीं मिलता? किसी एक ने कहा मुझे जायदाद में हक दो। उनको बेटियों को हम जायदादों में कितना हक देते हैं वो तो अच्छी तरह से आप और मैं खुद जानते हैं। तो मांगो हक, मांगो हक। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पोस्टर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे है विमेन गर्ल्स जस्ट वांट टू हैव फंडामेंटल राइट्स, नो मोर। ये मैं आपको आई कैन शो यू, नो मोर डिसऑनर किलिंग, ये वहां पर था, ट्रीट वुमेन विद रिस्पेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे ये लिखा है। आप एडवोकेसी करते हुए ये सारे मौजूद हैं। किश्वर नाहीद जैसी औरत ने भी इसके खिलाफ बात की है, पता है आपको? उसने कहा ये तुमने गलत किया। किश्वर नाहीद ने क्या कहा? उसने कहा ये स्लोगन्स नहीं ठीक। मैं मुझे हर साल होता है, मुझे क्यों तकलीफ हुई है? आपने उसको बेसिकली वल्गराइज कर दिया, उस पूरे उसको अपने उसको आपने कहा कि नहीं, आई एम डिवोर्सी, आई एम हैप्पी। दुनिया में कभी डिवोर्स को हैप्पीनेस की सूरत में लिया है किसी ने आज तक? अब ये तो वो तय करेगी वो लड़की सर कि वो हैप्पी है। लड़की क्या नहीं करेगी? आपको पता है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं। मैं आपको पता है कि डिवोर्स के बाद जो है, मैं 500 रुपया महीने का वो रोज का जो कंसल्टेंसी फीस करती है उसके टेंशन को देख के। आपको पता है उसको सोशल स्टेटस किस तरह खराब होता है और क्या करता है, सोसाइटी में रह रही है भाई। एक काम करते हैं इसके ऊपर ब्रेकअप ऑफ द फैमिली, जिसको पूरी दुनिया एक लानत समझती है, महजब तरीन लानत, आप उसको एक स्लोगनाइज करके कहते हैं ये बहुत रिस्पेक्ट की चीज है। नहीं, रिस्पेक्ट की चीज तो नहीं है। कोई भी अपने घर को जब नहीं, देखो, आपको मिलके एक सोसाइटी को एक दुनिया पूरी के अंदर एक कंपनी है, उस कंपनी में एक बॉस है, आप 6 कंप्रोमाइज करते हो रोज सुबह सवेरे। आप एक मर्द जो है एक बीवी की तरह बिहेव कर रहा होता है उसके अपने बॉस के सामने, सरेंडर कर रहा होता है। नहीं चलती कंपनी अगर आप वहां सरेंडर ना करें बॉस के सामने। और आपको नहीं पता क्या कुछ होता है इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, निजी दुनिया के अंदर। आप एक पूरे खानदान का दायरा कहते हैं चल जाएगा ऐसे ही विदाउट कंप्रोमाइज। आप उसकी जड़ें हिलाते हैं, कहते हैं मैं उसकी प्रेस करूं।
इस मौजू पर फिर कभी एक जो है हम डायलॉग रखेंगे, और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान में किसी खातून को लेकर आऊं जो आपके सवालों को काउंटर कर सके। बेहद जरूरी है कि कम से कम हम इन मौजू आप पे माशाल्लाह, बात करें। आप माशाल्लाह उसके काफी डिफेंडेंट हैं। आप ज्यादा कोई डिफेंड नहीं कर सकेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसा आप प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही गर्म गुफ्तगू रही, लेकिन इस बात की खुशी है कि आप जैसे हजरात आते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। काफी हद तक ऐसे जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो आपकी राय से अपने आप को सहमत पाते हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, इन्हें भी सुना जाना चाहिए। तो आप वो बहुत कम लोगों में से हैं जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त दिया उसके लिए। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत।